दर्शकों को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जी की हत्या के आज 4 दिन बीत चुके हैं। 4 दिन बाद कई चीज़ें क्लियर हैं, कई सवाल अभी बाकी हैं। लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, लगातार मांग की जा रही है कि इंसाफ मिले। जो उनकी पत्नी है उन्होंने लोगों के सामने आके एक मांग भी रखी कि जब जब बुलाऊँ आप लोग जरूर आइएगा। अब पुलिस वाले जब जाँच पड़ताल कर रहे हैं तो उसमें कई नाम निकल के सामने आ रहे हैं, कई नाम जिनके बारे में लोगों को डाउट था कि हाँ इनका ही नाम होगा। जैसे संपत नेहरा हो गया, गोल्डी बरार हो गया, लॉरेंस बिश्नोई हो गया। लेकिन इन सब के बीच एक नाम ऐसा निकल के सामने आ रहा जिसके बारे में जब लोगों ने सुना तो लोगों के एक तरह से होश फाख्ता हो गए कि आखिर ये नाम क्यों। और वो नाम था चरणजीत उर्फ चीनू का। जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बता दूं कि चरणजीत उर्फ चीनू आनंदपाल सिंह की बेटी है। वही आनंदपाल जिनके एनकाउंटर को लेके सुखदेव सिंह गोगामेड़ी ने लगातार प्रदर्शन किए थे, लगातार कई जगहों पे उन्होंने धरना दिया था। इस वजह से वो बहुत सुर्खियों में आए थे। तो ऐसी कौन सी वजह रही जिस वजह से इनका नाम आया? कौन सी ऐसी वजह रही कि एक लड़की जिसे चाचा बोलती थी, जिसे काका सा बोलती थी, उसी के कत्ल का इल्ज़ाम, उसका लांछन कहीं ना कहीं उस लड़की पे भी लगा। तो पूरी कहानी क्या है मैंने आपको अपने दूसरे चैनल पर सुनाई है। तो जिन लोगों ने सुन लिया उन्हें पता होगा, अगर आपने नहीं सुना तो आप लोग ज़रूर जाके सुनिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, साथ ही प्रखर ठाकुर नाम है, आप लोग सर्च करके भी सुन सकते हैं, तो ज़रूर जानिएगा। अब आते हैं आज की कहानी की बात करते हैं। और आज की कहानी इसी कहानी से जुड़ी हुई है। ये अगर आप पार्ट 1 समझिए तो आज की कहानी पार्ट 2 है। और पार्ट 2 आपको कई चीज़ें ऐसी क्लियर करके रख देगा कि कहीं ना कहीं आपको भी इस देश के भविष्य पे एक तरह से शक और दुख दोनों होगा। इस देश का भविष्य जा कहाँ रहा, क्योंकि भविष्य हमेशा युवाओं के हाथ में होता है। दरअसल जब सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या हुई 2 शूटर आए थे। उन्होंने बाकायदा गोली मारी। गोली मारने के बाद वो लोग भाग गए। अब भाग गए तो कई सवाल हम लोगों के जहन में वो छोड़ के भागे। पहला कि अगर ये लोग काम करने आते और इन्हें पता है कि हम ऐसा काम करेंगे तो हमें जेल जाना होगा, हमारा पूरा भविष्य खत्म हो जाएगा। कोर्ट अगर सज़ा दे देती है तो बाकी की ज़िंदगी जेल में रहेगी, तो फिर इसके बाद ये काम करते क्यों हैं? दूसरा, अगर इन्हें पता है ये काम करने में हमारी जान भी जा सकती है तो इतना रिस्क अगर लेते हैं तो इन्हें पैसे कितने मिलते हैं? यानी एक आदमी को मारने के लिए अपनी ज़िंदगी को भी दांव पे लगाना, किसी की जान लेना भी, तो 2 जिंदगियां दांव पे होती हैं। तो ऐसी चीज़ों से निपटने के लिए कोई मोटी रकम हो तो भी चीज़ें समझ में आती हैं। तीसरा, अगर कोई गैंगस्टर जेल में बैठा है तो इन लोगों को पकड़ता कैसे है? यानी नए नए शूटरों को जोड़ा कैसे जाता है? पुराने लोग मान लीजिए किसी लिंक के थ्रू, कोई फेसबुक मीडियम होगा, कोई बीच का मीडिएटर होगा। लेकिन एक नया लड़का जो कभी क्राइम नहीं किया है, जो शायद क्राइम की दुनिया में अभी तक पाँव भी नहीं रखा है, उसको एक कनाडा में बैठा गैंगस्टर या फिर तिहाड़ जेल में बैठा एक गैंगस्टर कैसे मिल जाता है, कैसे ब्रेन वॉश करता है और इस हिसाब से प्रेरित कैसे कर देता है कि तुम ये काम करो। और वो लोग महज चंद दिनों में ये काम कर देते हैं और बहुत ही बखूबी तरीके से करते हैं कि कोई डाउट या फिर गोली चलाई तो हाथ भी नहीं कांपे। तो ये तमाम चीज़ें होती कैसी हैं? तो पूरी कहानी आज ये चीज़ आपको समझा के रख देगी। चूँकि एक सटीक एग्जाम्पल मुझे मिला तो मुझे लगा इस एग्जाम्पल के माध्यम से कई चीज़ें आपके दिमाग में जो होंगी उसे क्लियर कर देनी चाहिए। तो सीधा सीधा आगे बढ़ते हैं। और एक शख्स है जिनका नाम है दीप मल्होत्रा। ये पंजाब में एक जगह लगती है फरीदकोट, वहाँ के एमएलए यानी विधायक रह चुके हैं। इनका शराब का बहुत बड़ा कारोबार है दिल्ली में पंजाबी कॉलोनी में एक ठीक ठाक बंगले में रहा करते। अब चूंकि ये पहले विधायक थे और शराब के बहुत बड़े बिजनेसमैन, तो चारों तरफ उस इलाके में इनका नाम था, रुतबा था, करोड़ों की इनकी प्रॉपर्टी थी, ठीक ठाक तरीके से रहा करते थे। सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक चल रही थी। अब इनको अपने ड्यूटी पे तो जाना नहीं था, जो एज ए विधायक इनका काम था, जो कि ये रिटायर हो चुके थे, इनका कार्यकाल ख़त्म था। तो अपने शराब के बिजनेस में बिजी रहते थे। जब मन होता तब जाते, जब मन होता तब आते। ऐसे ही 3 दिसंबर की बात है, यानी जिस दोपहर को हत्या हुई गोगामेड़ी की, उससे 2 दिन पहले की। जो दीप मल्होत्रा है अपने काम पे जाते हैं, जाने के बाद अपने घर पे वापस आते हैं। और जैसे ही वापस आते हैं अचानक से 2 लोग इनके घर के पास आते हैं और आने के बाद पिस्टल निकालते हैं और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू करते हैं। अब एक आदमी अपने घर में बैठा हुआ है, घर के बाहर कोई फायर कर रहा, बीच बीच में कांच की खिड़कियां भी हैं, उन खिड़कियों को पार करके गोली अंदर आ रही। परिवार के बाकी सदस्य हैं। अब जो दीप मल्होत्रा हैं बेहद घबरा जाते हैं, जैसे तैसे करके ज़मीन पर लेट के अपने आप को बचाते हैं, फ़ौरन पुलिस को फ़ोन करते हैं।
अब जैसे ही पुलिस ये बात सुनती है, आसपास के लोग सुनते हैं, बेहद पॉर्श इलाके में अब एक विधायक है, तो ऐसा नहीं कि कहीं बाहर रहेगा, किसी वीआईपी जगह पे रहेगा। तो एक बेहद वीआईपी जगह पे एक विधायक के घर पे इस तरह से फायर होना अपने आप में लॉ एंड ऑर्डर के लिए बहुत बड़ा सवाल था। पुलिस सीधी भागी भागी पहुंचती है। पहुंचने के बाद पहले तो इनको प्रोटेक्शन देती है, वहाँ पे गार्ड्स वगैरह लगाए जाते हैं कि तुरंत ये घटना दोबारा ना हो। इसके बाद अब तलाश शुरू होती है कि आखिर इस घटना को अंजाम दिया किसने। तो पहले पूछा गया कि क्या आपको किसी ने धमकाया था या फिर कोई पुरानी रंजिश, कोई विवाद। तो ये तमाम सवाल जब इनसे पूछे गए तो इन्होंने एक नाम लिया और वो नाम था गोल्डी बरार का, और कहा कि मुझे गोल्डी बरार से कई दिनों से धमकी मिल रही है। अब जैसे ही गोल्डी बरार का नाम आया, फ़ौरन लगभग चीज़ें क्लियर हो गई कि गोल्डी बरार ने ही कराया है। उसके बाद अब जांच पड़ताल शुरू हुई कि गोल्डी बरार ने कराया, ये तो ठीक है, लेकिन किससे करवाया। तो सबसे पहले अब ये पता किया जाने लगा कि गोल्डी बरार के शूटर कौन कौन है। अब ये पता किया गया, वहाँ से कोई जानकारी नहीं मिली। इसके बाद अब 1-2 दिन गुजर गए और इधर जब सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के साथ ये कांड हुआ तो कहीं ना कहीं अब पुलिस वाले इस होश में आ गए कि कहीं पता चले अब उधर ये कांड हुआ, ये मामला भी तूल पकड़ ले, लेकिन उस मामले ने इस मामले को दबा दिया तो बड़ी भद्द पिट जाएगी कि वो तो हरियाणा पंजाब का मामला है, राजस्थान का मामला है, और यहाँ पे दिल्ली में ऐसी चीज़ें हो रही। तो फ़ौरन इस केस को जो दिल्ली क्राइम ब्रांच अपने हाथों में लेती है और जांच पड़ताल शुरू करती है। सबूत कोई थे नहीं, कोई गवाह नहीं था, कौन करने आया था इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। तो पुलिस वालों ने फिर अब सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू किया। सबसे पहले विधायक के घर पे जो कैमरा लगा था उसको चेक किया, वहाँ पे 2 लोग दिखते हैं। उसके बाद वो जिस डायरेक्शन में भाग रहे वहाँ पे चेक किया, अब एक ऑटो पे वो जाते हुए दिखे। उसके बाद फिर वो दूसरे ऑटो पे जाते हुए दिखे। लगभग 1000 से ज़्यादा कैमरे खंगाले गए और अभी कल जाके 2 लड़के गिरफ्तार होते हैं, दोनों शूटर। एक का नाम था आकाश और दूसरे का नाम था अखिल, एक सोनीपत का रहने वाला और दूसरा दादरी का। अब इन दोनों को जब गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार करने के बाद अब पुलिस वालों को यकीन था कि बड़ी जानकारी मिलेगी, बड़ी डिटेल मिलेगी। लेकिन जब इनसे पूछताछ हुई और इन दोनों ने जो कुछ बताया उसे सुनने के बाद तो पुलिस वालों की भी होश फाख्ता रह गई, एक तरह सन्न हो गए कि ऐसे काम अब हो रहा। दरअसल जब इन दोनों से पहला सवाल पूछा गया कि आप लोग लॉरेंस बिश्नोई या फिर गोल्डी बरार गैंग में कब से जुड़े हैं, तो इन दोनों ने सीधा कह दिया कि हम तो आज तक जुड़े ही नहीं हैं। तो फिर पूछा गया कि किसके लिए ये काम किया, इन दोनों ने कहा कि गोल्डी बरार के लिए। अब 2 अलग अलग बातें, एक तरफ ये कह रहे हैं कि हम जुड़े ही नहीं हैं, दूसरा ये कह रहे हैं कि हमने गोल्डी बरार के लिए काम किया, तो ये कैसे। तो फिर जब पूछताछ हुई तो यहीं से कहानी कई महीने पहले चली गई। दरअसल शराब के कारोबारी दीप मल्होत्रा के पास ठीक ठाक पैसा था और लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बरार, इनका काम है कि जो शराब और बाकी ऐसे धंधों में हैं उनसे पैसा मांगते हैं ये लोग। तो इन्होंने फिर दीप मल्होत्रा को फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद इनसे कहा कि आप इतने पैसे दीजिए, नहीं तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। अब ये भी कांग्रेस के एक बार और अकाली दल के विधायक रह चुके हैं, तो इनके अंदर भी रुआब था कि हम पैसे नहीं देंगे, जो करना है कर लो। इन्होंने तैस में आके फ़ोन कट कर दिया, मामले को हल्के में ले लिया, अपने काम में बिजी हो गए। इन्होंने ना पुलिस से मदद मांगी ना कुछ किया। लेकिन जिस हिसाब से इन्होंने फ़ोन कट किया, ये बात गोल्डी बरार के दिल पे लग गई कि ऐसे तो अपना खौफ ख़त्म हो जाएगा। अब जब ये दिमाग में आया तो फिर ये हुआ कि इनको सबक सिखाना है, लेकिन सबक भी इतना ही सिखाना है कि जान से नहीं मारना है, क्योंकि जान से मार देंगे तो पैसे कौन देगा। लिहाजा इन्होंने फैसला किया कि अब एक आदमी भेजना है और इनके ऊपर फायरिंग करवानी है, लेकिन गोली लगे ना। तो फिर किसे? तो फिर इन्होंने तलाश शुरू की एक ऐसे शूटर की जो अभी तक गैंग में शामिल भी नहीं हुआ हो और जिसका कोई क्राइम रिकॉर्ड भी ना हो। गोल्डी बरार और बाकी लोग तलाश करते रहे और इनकी तलाश जाके ख़त्म हुई आकाश और अखिल पे। आकाश भी वही 20-22 साल का नौजवान लड़का, अखिल भी 20-22 साल का वही लड़का। दोनों अलग अलग जगहों के थे, दोनों ना कभी कोई क्राइम रिकॉर्ड रहा, इनमें से एक का तो थोड़ा बहुत रहा भी है, दूसरे का बिल्कुल नहीं। लेकिन दोनों को जब देखा गोल्डी बरार ने, फेसबुक और बाकी माध्यमों से नज़र रखी गई, तो कहीं ना कहीं गोल्डी बरार और उनकी टीम को लगा कि ये दोनों काम कर सकते हैं, लेकिन अब इनसे कहा कैसे जाए। तब वहीं से अलग अलग दोस्तों के माध्यम से ब्रेन वॉश शुरू होता है कि जो रंगबाजी की दुनिया है वो कितनी अच्छी होती है, यहाँ पे कितनी दहेश है, कितनी ताकत मिलती है, पुलिस को आप डांट सकते हैं, पुलिस आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी, बाकी अलग अलग लोग हैं आपसे डरेंगे। तो कहीं ना कहीं अब ये दोनों लोग मेंटली रूप से प्रिपेयर हो गए कि अगर कोई ऐसी तगड़ी गैंग मिल जाए, और इस टाइम तो नॉर्थ इंडिया में सबसे बड़ी गैंग जो है तो एक ही है,
लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बरार। तो अगर इन दोनों गैंग, यानी एक ही गैंग है, इस गैंग में अगर एंट्री मिल जाए तो फिर बाकी की ज़िंदगी बहुत रंगबाजी भरी होगी। अब दोनों लड़के मोटिवेट हो गए। मोटिवेट होने के बाद अब इनसे कांटेक्ट किया गया, और कांटेक्ट एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हुआ, ना ही कोई फ़ोन ना कोई वीडियो कॉल। और एक लाइन में सिंपल बात पूछी गई कि क्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग में काम करोगे। अब जैसे ये बात पूछी गई, फ़ौरन ये लोग खुश कि सामने से अब लॉरेंस भाई ने ऑफ़र दिया। ये लोग कहते हैं कि भाई बिल्कुल करेंगे। तो उधर से कहा गया कि ऐसे नहीं ज्वाइन किया जाता, आपको प्रूफ करना होगा। जो 700-800 शूटर हैं उन्होंने अपने आप को प्रूफ किया है। इन दोनों ने फ़ौरन कहा कि आपके लिए तो जान दे देंगे। और इत्तेफाक देखिए कि अभी जो आकाश से ना अखिल को जानता है, ना अखिल आकाश को जानता है, ना आपस में कोई बातचीत, दोनों से अलग अलग बात हो रही है। आकाश भी कह देता है कि आपके लिए जान दे देंगे, अखिल भी कहता है आपके लिए जान दे देंगे। फिर इनसे कहा जाता है कि जान देने वाले नहीं, जान लेने वाले चाहिए। तो फिर इन्होंने कहा कि ठीक है, आप जो बोलेंगे हम करेंगे, बस हमें लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार गैंग में एंट्री दिला दीजिए। इसके बाद इनसे कहा जाता है कि आपको एक कत्ल करना होगा। ये दोनों कहते हैं ठीक है। उसके बाद इनसे कहा जाता है कि आपको एक पैसे भी नहीं मिलेंगे। इन्होंने फिर कहा ठीक है, बस हमें लॉरेंस बिश्नोई नाम का एक टाइटल अपने कंधे पे चाहिए कि हम उस गैंग से हैं। इसके बाद आकाश और अखिल को ट्रेन किया जाता है। इनसे पूछा जाता है कि क्या आपने कभी असलहा चलाया है या नहीं चलाया, अगर चलाया है तो कब चलाया, आपका निशाना कैसे, आप फायर कर सकते हो कि नहीं, आप जाओ एक असलहे की व्यवस्था करो, आप फायरिंग की प्रैक्टिस करो। ये तमाम चीज़ें जब इनसे कही जाती है तो गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई के नाम पे, यानी उनको खुश करने के लिए, ये दोनों लोग अपने अपने इलाकों में इस काम पे जुट जाते हैं। उसके बाद धीरे धीरे वक्त करीब आता है। फिर इनसे कहा जाता है कि अब वक्त आ गया है जब आपको अपने आप को प्रूफ करना होगा। ये दोनों कहते हैं कि बस आदेश कीजिएगा। इसके बाद इनसे कहा जाता है कि आप चले जाइए मुरथल, और इनके व्हाट्सअप फेसबुक पे एक फ़ोटो आती है और कहा जाता है कि आप इस जगह पे पहुंचिए। अब ये दोनों लोग मुरथल पहुंचते हैं और वहीं पहली बार एक दूसरे से मिलते हैं। अब जो फ़ोटो दिखाई गई थी उस डस्टबिन के पास जब ये लोग पहुंचते हैं तो फिर इनसे कहा जाता है फेसबुक पे कि उस डस्टबिन को खोलो। इसके बाद जब ये दोनों उस डस्टबिन को खोलते हैं तो वहाँ पे एक बैग मिलती है। बैग को ये लोग खोलते हैं तो उसमें पिस्टल और गोलियाँ मिलती हैं। उसके बाद कहा जाता है कि 2 पिस्टल हैं, आपस में बांट लो और गोलियाँ भी बांट लो। इसके बाद इनके पास असलहे हो गए। अब इनसे कहा गया कि प्रैक्टिस करो। इन्होंने अब गोली चलाने की प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी। थोड़ा सा वक्त और गुजरा, इनके पास फिर से फेसबुक पे मैसेज आता है कि एक काम करो, पहुंच जाओ मादीपुर में जो मेट्रो स्टेशन है वहाँ पे। अब ये मादीपुर मेट्रो स्टेशन जाते हैं। जाने के बाद अब इनसे कहा जाता है कि वहाँ पे तुम्हें बाइक मिलेगी। इन्होंने कहा कि नंबर क्या होगा, ये कहा गया कि जब जाओ तब बताएंगे। इसके बाद ये दोनों वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ पे इन्हें एक स्क्रीनशॉट आता है कि ये नंबर होगा। ये जाते हैं वहाँ पे पार्किंग में मैच करवाते हैं और वो उस नंबर की बाइक वहाँ पे खड़ी थी। ये लोग फ़ौरन उस बाइक को उठाते हैं। उठाने के बाद ये आ जाते हैं। इसके बाद अब इनसे कहा जाता है कि तुम्हें दिल्ली की पंजाबी कॉलोनी जाना है और वहीं पे तुम्हारा पंजाबी बाग इलाके में जाना है और वहीं पे तुम्हारा टारगेट है। अब इन्होंने पूछा कि कौन है, इसके बारे में उधर से कोई जानकारी नहीं। कहा कि जाओ, जो काम होगा तुम्हें वहाँ बताया जाएगा, और कौन है क्या है तुम्हें नहीं मतलब। इसके बाद ये लोग वहाँ जाते हैं। जाने के बाद इन्हें बताया जाता है कि फला नंबर मकान है और तुम्हें उस मकान पे गोली चलानी है इतने बज के इतने मिनट पे। सामने से मालिक का आदेश हुआ। ऐसा मालिक जिसको इन्होंने ना कभी देखा ना कभी ये मिले। आदेश फेसबुक के माध्यम से हुआ, ना कभी कॉल पे बात हुई। और उतने बज के 3 तारीख को उतने बज के उतने मिनट पे इन्होंने घर की तरफ मुँह करके गोलियाँ चलाना शुरू कर दिया। अब ये गोली चला दिए, मैगज़ीन खाली हो गई। अब यहीं से इनके भागने का भी प्लान बनाया गया। इनसे कहा गया कि पहले एक ऑटो लेना और ऑटो से भागना। अब ये दोनों एक ऑटो लेते हैं। उस ऑटो से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर भागते हैं। फिर कहा गया कि उस ऑटो से उतर जाना और ऐसी जगह जहाँ कैमरा ना हो। इसके बाद ये दूसरी जगह ऑटो से उतरते हैं। वहाँ कहा जाता है कभी एक दूसरा ऑटो लो। इसके बाद ये दूसरा ऑटो लेते हैं। उसके बाद फिर कहा गया कि कुछ दूर जाना और ऐसी जगह उतरना जहाँ कैमरा ना हो। फिर ये उतरते हैं। फिर इनसे कहा गया कि अब तीसरा ऑटो लो। फिर ये तीसरा ऑटो लेते हैं। फिर तीसरी जगह जाते हैं। वहाँ उतर के सामने एक बस आ रही थी। अब कहा गया कि इस बस में बैठ जाओ। उसके बाद ये लोग बस में बैठते हैं और फिर कहा गया कि ये बस तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुँचा देगी। इसके बाद वो बस संयोग से जहाँ पे ये रहते थे वहाँ से 8-10 किलोमीटर की रेंज में इन्हें पहुँचा देती है। उसके बाद सामने से इनके आका, इनके मालिक गोल्डी बरार, लॉरेंस बिश्नोई मैसेज करते हैं कि तुम्हारे परफॉर्मेंस से हम लोग खुश हैं और तुम्हें अब लॉरेंस गैंग में भर्ती करने पे विचार किया जाएगा।
यानी अभी इतनी परफॉर्मेंस हुई, अब इन्होंने खुश कर दिया, एक तरह से इन्होंने एग्ज़ाम दे दिया, अब इनकी रैंकिंग निकाली जाएगी कि ये कितने अच्छे शूटर हैं, क्या हैं। उस हिसाब से इन्हें अभी भी संदेह था कि भर्ती मिलेगी या नहीं। उसके बाद भी ये लोग कहते हैं कि कोई और काम हो तो बताइएगा। तो सोच के देखिए कि अगर कोई गैंगस्टर हो जिन्होंने पुराना क्राइम किया हो, कोई पुराना इतिहास रहा हो, तो उसे कोई नाम, कोई तमगा कि हाँ चलिए किसी की शरण में रहेंगे, जिंदा रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, तो उस आदमी के लिए तो समझ में आता है। लेकिन जो व्यक्ति कभी हथियार पकड़ा नहीं, उसे आज लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बरार इस तरह से इन्फ्लुएंस कर दे रहे हैं, एक तरह से आकर्षित अपनी तरफ कर दे रहे हैं कि वो भी चाह रहा है कि जल्दी से लॉरेंस या गोल्डी बरार गैंग में हिस्सा मिल जाए, तो बाकी की ज़िंदगी जेल में कटेगी, लेकिन बड़ी रुआब के साथ कटेगी। तो ये चीज़ आने वाले टाइम में इस देश और इस देश के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। तो इस तरह से जब पुलिस वालों ने इनसे पूछा तो ये पूरी कहानी इन्होंने बताई। अब पुलिस वालों के पास दूसरा सबसे बड़ा सवाल था कि क्या जो लोग आपको ऑपरेट कर रहे थे उन्होंने कभी कॉल किया? उन्होंने कहा नहीं। दूसरा फिर सवाल था क्या कोई ऐसा शख्स था जिससे आपने कभी मुलाकात की? इन्होंने फिर कहा नहीं। ना आज तक ये लोग किसी शख्स से मिले थे, ना ही किसी का नंबर इनके पास है। बस फेसबुक और बाकी अलग अलग जैसे कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थे, और भी बहुत सस्ते वाले, यानी ऐसा नहीं जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, या थोड़े से बड़े लगते हैं, सबको इनको जानता है। कई ऐसे डेटिंग ऐप जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, ऐसे ऐप्स के माध्यम से इनसे संपर्क किया गया और उन ऐप्स के माध्यम से इन्हें मोटिवेट किया गया, ब्रेन वॉश किया गया कि आप ये काम कीजिए, आपको लॉरेंस गैंग में एंट्री मिल जाएगी। तो आप सोच के देखिए कि किस हिसाब से चीज़ें हो रही हैं और किस हिसाब से आकाश और अखिल, उम्र मतलब सिर्फ 22 या 24 के बीच में दोनों हैं, इसी उम्र में इन दोनों ने ये काम किया और अपने आप को प्रूव करने के लिए एक विधायक के घर पे गोली चला दी। और गोली चलाने के बाद तक भी इनको नहीं पता था कि गोली किस पे चला रहे हैं। बस इन्हें आदेश हुआ कि आप पंजाबी बाग इलाके में जाइए, फला नंबर मकान है, इतने बज के इतने मिनट पे आपको गोली चला देनी है। और ये जाते हैं और जाने के बाद गोली चला देते हैं। तो अब सोच के देखिए कि किस हिसाब से लॉरेंस गैंग इस टाइम काम कर रहा। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। और जो मैंने शुरू में आपसे कहा कि आनंदपाल सिंह की बेटी का नाम आना अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, चूँकि आनंदपाल और सुखदेव एक दूसरे के बहुत करीबी थे। और जब आनंदपाल का एनकाउंटर हुआ था तो उस टाइम सबसे ज़्यादा अगर किसी ने प्रदर्शन किया था तो वो सुखदेव सिंह गोगामेडी जी ही थे। और इतनी करीबी होने के बावजूद अगर पुलिस नाम ले रही है तो क्या वजह है, क्या चीज़ें थी, वो तमाम चीज़ें मैंने आपको अपने दूसरे चैनल पे सुनाई है, आप लोग ज़रूर जाके सुनिएगा। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। उम्मीद है कहानी आपको पूरी समझ में आई होगी कि कैसे वो दोनों आए थे सुखदेव गोगामेडी को मारने, कैसे यहाँ पे काम हो रहा। तो आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।